हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के पूरे कंप्लीट सिलेबस में जो भी थ्योरी पोर्शन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, वो सब डिस्कस करेंगे। कुछ भी थ्योरी पोर्शन हो, जो भी थ्योरी पोर्शन आपका एग्जाम में बन सकता है, वो सब आपको मैं आज की वीडियो में करवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। और जिस भी पोर्शन में से थ्योरी पोर्शन बनेगा, ठीक है, यानी कि जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, पूरा कंप्लीट थ्योरी पोर्शन जो होगा वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए बातें करते हैं अपना यूनिट नंबर 1 से। भाई यूनिट नंबर 1 जब आपने पढ़ा था तो सबसे पहले आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ा। ठीक है, टॉपिक साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपने मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ा। तो भाई मॉड्यूलो अर्थमेटिक में मेरे हिसाब से तो कोई भी थ्योरी नहीं है। बस मॉड्यूलो अर्थमेटिक में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जब आप क्लॉक वाले क्वेश्चन करते हैं तो क्लॉक वाले क्वेश्चन को करने में हमेशा 24 से ही डिवाइड किया जाता है। बट अगर क्लॉक वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो वहां पे अगर सभी के सभी ऑप्शन एम 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 पीएम और पीएम 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 यानी कि सभी ऑप्शन सेम डेटा में है, तो 12 के टेबल से डिवाइड करके काम चल जाता है। और मॉड्यूलो अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट आपको फाइंड करना होता है। तो उनमें 1 डिजिट के केस में 10 से डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट के केस में 100 से डिवाइड करते हैं, 3 डिजिट के केस में 1000 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई थ्योरी है। बाकी पूरी कहानी रिमाइंडर 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 पे फोकस करती है। ठीक है ना। इसके बाद आपने सेकंड टॉपिक इसमें से पढ़ा था मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है भाई, मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर एलिगेशन में सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना है आपको। क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना है, रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड नहीं करना तो कोई एक वैल्यू पॉइंट आपको फाइंड करना होगा। रेशो का यूज करके ही आपको आगे फर्दर वैल्यू पॉइंट फाइंड करना होगा। तो मिक्सचर एलिगेशन में डायरेक्ट कोई थ्योरी तो नहीं है, बस इसमें एक रिपीटेड डाइल्यूजन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, उसका आपको फॉर्मूला ध्यान रख लेना यार। रिपीटेड डाइल्यूजन का एक कंसेप्ट इसके अंदर आता है ना, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला वाला तो हम फॉर्मूला वाली वीडियो में बता देंगे, थ्योरी जैसा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, थ्योरी जैसे इसके अंदर कुछ नहीं है, तो सिंपल है कहानी, बिल्कुल सिंपल है। रिपीटेड डाइल्यूजन के आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। तो कोई थ्योरी वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तीसरा टॉपिक आपने इसके अंदर पाइप और सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, अभी तीसरा टॉपिक आपने इसके अंदर पाइप और सिस्टम पढ़ा था। तो पाइप और सिस्टम में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम। अगर कोई टैंक मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, कोई टूटी को बोलते पाइप, अगर कोई पाइप पानी को टैंकी से बाहर निकालने का काम करता है तो आपको उसका एफिशिएंसी बस नेगेटिव ले लेना है। यही इसके अंदर कंसेप्ट है। कोई थ्योरी पोर्शन नहीं है कि आपको इसके अंदर कुछ लर्न करना है, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा था, है ना। आपने पॉइंट नंबर 4 में बोट स्ट्रीम पढ़ा था। तो भाई जो बोट स्ट्रीम का टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। बोट के खुद की स्पीड को हमेशा x माना जाएगा। पानी की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट को आप हमेशा y मानेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि पानी की स्पीड के साथ में आप अपनी बोट को ट्रैवल करवा रहे हैं तो इंक्रीज वाला स्पीड हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड, पानी की डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल मिला करके स्पीड कम हो जाएगा, तो माइनस वाला स्पीड, है ना। ये चार कंसेप्ट हैं। बाकी सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात है तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का टाइम, है ना, सेम सेम डेटा होना चाहिए, बाकी सेम कंसेप्ट ये रहता है। और इसके अंदर एक आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, है ना, अप स्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई डाउन स्ट्रीम स्पीड के डिनोमिनेटर में अप स्ट्रीम सॉरी एक्स का वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो वो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सारा मैं आपको अलग फॉर्मूले वीडियो में करवा दूंगा। अभी आप खाली कंसेप्ट सीखते जाओ, रिवाइज करते जाओ कि हाँ 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 हमने ऐसा कहानी पढ़ा था। ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है। यस और नो। इस वाली वीडियो में खाली थ्योरी हमें बात करनी है, तो थ्योरी का मतलब जो आपको अपने माइंड में सारी ध्यान रखनी है वो। ठीक है, फॉर्मूला रिटर्न फॉर्मूला आपको मैं अलग फॉर्मूला वाली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के बाद आप इस पे आए थे रेसिस गेम में।
भाई देखो, रेसिस गेम जो है खाली गेम्स नाम का है। आपने इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन रेसिस वाले करे हैं और इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है याद रखने का। ये बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करके आप इस टॉपिक को सॉल्व कर लेते हैं। दो जने भाग रहे हैं, एक जने ने दूसरे को इतना गैप दे दिया, बी ने सी को इतना गैप दे दिया, तो रेशो कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। टाइम का कंपैरिजन है, स्पीड का कंपैरिजन है, कौन जीता, कितने डिस्टेंस से जीता, ये सब आपको इसके अंदर करना है। तो कोई बेसिक थ्योरी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सिंपल बातें हैं। 6 नंबर टॉपिक आपने न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी पढ़ा था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में आपको बस एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर आप न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। माइनस वहां पे जाके प्लस, मल्टीप्लाई वहां पे जाके माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड होता है। तो जो सिंपल बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपने इसके अंदर पढ़े हैं। और इस वाले टॉपिक से वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट है वो अपना, जिसमें हम डिवाइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन वाला इनइक्वालिटी इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को एक बार आप जानने से पहले रिवाइज जरूर करके जाना एग्जाम में, ठीक है ना, वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बिल्कुल आसान आसान है, कोई दिक्कत वाली कहानी है नहीं इसके अंदर, बिल्कुल आसान है। कुछ लर्न करने वाला नहीं है इसके अंदर, काफी चीजें बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। तो यूनिट नंबर 1 में टोटल 6 टॉपिक आपने पढ़े। प्रॉपर थ्योरी जो हम बोलेंगे वो इसके अंदर नहीं है। फॉर्मूलाज हैं डेफिनेटली, वो मैं आपको अगली इसी से अगले वाली वीडियो में कंप्लीट फॉर्मूला वाली वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है भाई। यूनिट नंबर 2 में भाई सबसे पहले आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना। यूनिट नंबर 2 में आपने सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैट्रिक्स की अगर हम थ्योरी की बात करें तो मैट्रिक्स में कोई थ्योरी प्रॉपर नहीं है। मैट्रिक्स में बस आपको ध्यान रखना होता है कि हम जब भी ए ट्रांसपोज जब ए के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जब आप एडिंग करके वैल्यू बनाएंगे तो वो सिमेट्रिक रहेगा। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यू बनाएंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। दो मैट्रिक्स, अगर आपको क्वेश्चन कहता है ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो ए बी और बी ए के एडिशन से कोई मैट्रिक्स बनेगा तो सिमेट्रिक बनेगा। ए बी और बी ए के सब्ट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। बाकी कोई प्रॉपर थ्योरी इसके अंदर नहीं है, सिंपल इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी क्वांटिटी को ऐड करते हैं सिमेट्रिक बनता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, और इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी बिल्कुल बेसिक है कि मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा जिसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, ठीक है भाई। आपने इसके बाद में डिटर्मिनेंट पढ़ा था। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप फाइंड करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, बुक वाला मेथड, कोफैक्टर मेथड, और एक गुजराती मेथड, है ना। दो मेथड मैंने आपको बताए थे, तो वो तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला ही है, कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इसके अंदर कंसेप्ट है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तीसरे वाले कॉलम पे 1 1 1 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक वेरिएबल पॉइंट मिसिंग है, तो वेरिएबल पॉइंट को फाइंड करने के लिए एरिया को प्लस भी लेते हैं माइनस भी लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव साइड का था नेगेटिव साइड का था, तो दो आंसर आते हैं। कोलिनियर पॉइंट आपने इसके अंदर पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट जीरो हो जाता है। इनवर्स मेथड से इक्वेशंस को फाइंड करना आपने सीखा था, तो उसमें सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट है, ए इनवर्स इक्वल 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर जब आप आगे इनवर्स का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में कांस्टेंट मैट्रिक्स सी। ये आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है ना, सारी बातें आपको रिकॉल करनी है। यस, आपने ये सब कहानी पढ़ी हुई है। इसके बाद में आपने क्रैमर रूल पढ़ा था। तो क्रैमर रूल में चार डिटर्मिनेंट तो आते हैं, अगर तीन वेरिएबल का केस है चार डिटर्मिनेंट आएंगे, दो वेरिएबल का केस है तीन डिटर्मिनेंट आएंगे। एक मेन डिटर्मिनेंट डी रहेगा, बाकी डी एक्स डी वाई डी जेड क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। dx का मतलब है फर्स्ट वाले कॉलम को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, है ना। x के कोफिशिएंट वाला जो कॉलम है उसको आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो तो dx है।
dy का मतलब y वाले कोफिशिएंट्स को d वाले कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो dy है। dz का मतलब z कोफिशिएंट्स के जो कॉलम बन के आएगा उसमें कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर दो, तो dz है। देन x y z आपको फाइंड करना है, तो dx अपॉन d, dy अपॉन d, dz अपॉन d। बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और इसके अंदर आपने बुक में पढ़ा होगा ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, वो आपको नहीं करना। ठीक है, वो आपको नहीं करना, आपको बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फटाफट स्पीड से सॉल्व करना है, फटाफट स्पीड से, बस बात खत्म। ठीक है, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के ऊपर फोकस नहीं करना। सिंपल जो बातें आपको मैंने रिकॉल कराई हैं उतना ही आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे यूनिट 2 के बाद में यूनिट नंबर 3 में आपने काफी सारे कंसेप्ट पढ़े। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले आपने डेरिवेटिव पढ़ा। ठीक है ना, यूनिट नंबर 3 में आपने सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ा। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही हैं। मैंने दोबारा कह दिया कि फॉर्मूलाज आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना आप। इस वीडियो के अंदर मैं सारी थ्योरी आपको रिकॉल करा रहा हूँ, सारा कंसेप्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कहानी आपने पढ़ी हुई है। तो डेरिवेटिव में आपने सबसे पहले फॉर्मूलाज पढ़े हैं। फॉर्मूलाज के बाद में 3 रूल पढ़े हैं, डिवाइड रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल। इन 3 रूल का यूज करके डेरिवेटिव किया जाता है, फंक्शन को तोड़ा जाता है। देन आपने क्लास 12th लेवल का डेरिवेटिव में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, है ना, 2 बार डेरिवेटिव जो होता है डबल डिफरेंशिएशन, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है, छोटे 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 लेवल वाले क्वेश्चन है। देन इनका यूसेज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करना है। तो सेकंड पॉइंट आपने एओडी पढ़ा है। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट आपने एओडी इसके अंदर पढ़ा हुआ है। और एओडी की बात करें तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज पढ़ा था। तो रेट ऑफ चेंज टॉपिक को करने के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला सारा पता होना चाहिए। तो क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर, ये तो 100% पता होने चाहिए, बाकी कोई नहीं पता चलेगा। लेकिन स्फेयर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बुक में स्फेयर वाले दे रखे हैं, तो स्फेयर का फॉर्मूला वॉल्यूम में, एरिया में, दोनों में, और क्यूब का और क्यूबॉइड का, ये फॉर्मूला आपको 100% पता होने चाहिए, तब जाके आप ये रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल, बच्चे भूल जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का और अपना एरिया, है ना, तो इसको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मेथड्स ऑफ इंटरवल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि पहला प्लस है तो आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे इंटरवल पे पहला प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। देन मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये एक्सटेंडेड वर्जन, हाईएस्ट वैल्यू बताना, लोवेस्ट वैल्यू बताना, राइट। हाईएस्ट वैल्यू 2 है, एक से ज्यादा है तो लोकल हाईएस्ट वैल्यू, एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसे करके कहानी आपने पढ़ी है। मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादातर केसेस में डबल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है ना। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो प्लस का उल्टा कर दिया जाएगा माइनस, तो माइनस का मतलब मिनिमम वैल्यू बनी है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करी है। देन मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम आपने पढ़ा हुआ है। तो वर्ड प्रॉब्लम तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम से आना ही आना है, 100% कुछ भी हो जाए 3 मार्क्स में आएगा। तो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, देन अपना उसके बाद में मार्जिनल फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट का डेरिवेटिव, मार्जिनल रिवेन्यू, रिवेन्यू का डेरिवेटिव, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम बनेंगे। कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करो, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करो, रिवेन्यू को मैक्सिमम करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपने ये सब एओडी में पढ़ा। एओडी में पढ़ने के बाद आप आगे बढ़े इंटीग्रेशन पे। ठीक है ना, आगे आप बढ़े भाई इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के कोई थ्योरी नहीं है, इंटीग्रेशन के कंप्लीट फॉर्मूलाज हैं, है ना। इंटीग्रेशन का कुछ थ्योरी पोर्शन नहीं है, इंटीग्रेशन का कंप्लीट फॉर्मूलाज हैं। बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद में इंटीग्रेशन के मेथड्स, बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स में बनता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में आता है। और अभी तक जो हमने पेपर देखे हैं उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन रहते हैं।
आपके एग्जाम में क्या आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, विद चॉइस भी आ सकते हैं। जैसे एग्जामिनर का मन करेगा वैसा क्वेश्चन दे सकता है, कोई इसके अंदर रूल नहीं है। तो इंटीग्रेशन आपको पूरा आना चाहिए। इंटीग्रेशन के बाद में आपने एओआई पढ़ा है, ठीक है। एओआई का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कई सारे बच्चों के डाउट हैं कि हमें एरिया अंडर द कर्व करना है नहीं करना। तो वो नहीं करना आपको, है ना, एरिया अंडर द कर्व नहीं करना आपको। आपको उसका यूसेज पढ़ना है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस में। और सीएस और पीएस के तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर्टिकुलर सीएस फाइंड करना, पर्टिकुलर पीएस फाइंड करना, या इन दोनों को मिक्स फाइंड करना। तो तीन टाइप में से एक टाइप तो आपके एग्जाम में आना ही आना है और 3 मार्क्स में आएगा, 100% आना है, ठीक है। इसके बाद में इसका भी मार्जिनल फंक्शन से टोटल फंक्शन फाइंड करना। मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है तो रिवेन्यू फाइंड करना, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट फाइंड करना। तो वो सब कहानी आपने एओआई में पढ़ी है। एओआई के बाद में आगे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। काफी सारे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के जा रहे हैं कि सर एक ही क्वेश्चन आना है छोड़ देंगे इसको। नहीं भाई, नहीं छोड़ सकते यार, डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस बार एग्जामिनर ने आपके पेपर को घुमाने की कोशिश करी और पूरे पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। लास्ट ईयर का पेपर घूम गया था पूरा, अगर इस बार आपका पेपर आप नहीं चाहते घूमे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाओ। आसान है, आपने जब ऊपर 4 टॉपिक पढ़ लियो तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आधा डेरिवेटिव है, आधा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ के जाओ इसको, आसान कहानी है, मुश्किल कहानी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी कहानी है। यूनिट नंबर 3 के बाद आगे आप यूनिट 4 पे पढ़े थे। यूनिट 4 हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में आपने भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, सिंपल, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है, आना है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो टेबल वाला क्वेश्चन जो होता है जिसमें के फाइंड होता है फिर प्रोबेबिलिटीज फाइंड होती हैं, वैसे वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है 100%, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, ठीक है भाई। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चॉइस रहती है, या दोनों में से कोई एक आता है, लेकिन आता जरूर है, ये 100% है, ठीक है ना, आता जरूर है, 100% है। तो कैसे बन सकता है, इजी है दोनों। फिर तीसरा और चौथे टॉपिक में आपको एग्जाम में चॉइस मिलेगी, पोइजा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, पोइजा डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके साथ में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनमें आपको चॉइस मिलेगी, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है जो आपको लर्न करनी है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं और अभी तक आपको सारे कंसेप्ट आते होंगे। तो इन दोनों में आपके एग्जाम में चॉइस आएगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% है, आना ही आना है। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आपको इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। आएंगे दोनों ही चॉइस में आएंगे, ठीक है, दोनों आएंगे चॉइस में आएंगे। यूनिट 4 के बाद आगे यूनिट 5 पे इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की थ्योरी की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की थ्योरी में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है भाई, थ्योरी में आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना भाई, पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस, ठीक है भाई। पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, तो पॉपुलेशन और सैंपल, सैंपल जो है वो बड़ी सी बिगर बिगर डेटा का स्मॉलर पोर्शन होता है ना। पूरे बड़े डेटा में से अगर छोटा सा पोर्शन हम उठा रहे हैं तो वो सैंपल है, सिंपल एकदम। इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू भी आया था कि एक वेंडर है, वो मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके चावल के कट्टे में से हैंडफुल राइस उठाता है। तो हैंडफुल राइस जो उठाया है वो क्या है, सैंपल है। चावल का पूरा कट्टा उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपना पॉपुलेशन है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपके पेपर में भी आ सकता है। कंडीशन गिवन करके आपसे पूछेंगे पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या हो, उस कंडीशन के हिसाब से पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, तो बता देना आप, सिंपल है, ठीक है ना। मैंने आपको भी सिचुएशन दी तो आपने बता दिया कि चावल के कट्टे में से जो हाथ में चावल है वो सैंपल है और पूरा चावल का कट्टा जो है वो पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद में इसकी थ्योरी में आता है सैंपल क्या कहते हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, ठीक है भाई, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। तो भाई पैरामीटर और स्टैटिस्टिक ये दोनों की दोनों कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। अगर आपने पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करी है, पॉपुलेशन मीन निकाला, पॉपुलेशन एसडी निकाला, पॉपुलेशन वेरिएंस निकाला, पॉपुलेशन रेंज निकाला,
कुछ भी आपने पॉपुलेशन पे कैलकुलेशन करा तो वो पैरामीटर है। ध्यान रखना काफी आसान है, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर। तो P फॉर पॉपुलेशन की कैलकुलेशन इक्वल टू में पैरामीटर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आसान है। S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिस्टिक। तो सैंपल डेटा का कैलकुलेशन जो है वो स्टैटिस्टिक है, सैंपल मीन स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक है, सैंपल वेरिएंस आपका स्टैटिस्टिक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बन सकता है पॉपुलेशन के सिंबल्स और क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक के सिंबल्स। गिवन सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए जरा। एक्स बार है तो स्टैटिस्टिक है, एस पावर 2 है तो सैंपल वेरिएंस है, सिंपल एस है तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना। अगर म्यू वाला सिंबल है तो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। अगर सिग्मा स्क्वायर है तो पॉपुलेशन वेरिएंस है, सिंपल सिग्मा है तो अपना पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सेकंड टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे एरर्स के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन पे एरर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो दो तरह के एरर हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ठीक है ना। अभी टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको याद होगा, हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। टाइप 1 एरर बहुत बड़ा एरर, टाइप 2 एरर छोटा एरर। टाइप 1 एरर छोटा एरर, टाइप 2 एरर बहुत बड़ा एरर। छोटी गलती करी है तो टाइप 1 एरर है, बहुत बड़ी गलती करी है तो टाइप 2 एरर है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आपका दोस्त गलत है फिर भी आपने उसका साथ दिया, तो गलत का साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको मालूम है आपका दोस्त सही है फिर भी आपने उसका साथ नहीं दिया, तो आप छोटी गलती कर रहे हैं, तो वो टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, छोटी गलती टाइप 1 एरर, बड़ी गलती टाइप 2 एरर, ठीक है। तो टाइप 1 एरर का सिंबल अल्फा, और इसके साथ में टाइप 1 एरर को बोलते क्या है, तो फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा नाम क्या है इसका, तो फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है अभी फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 2 एरर है तो इसका सिंबल बीटा है, और बीटा का एक और नाम फॉल्स नेगेटिव, ठीक है अभी फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, ये इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। तो छोटी गलती है टाइप 1 एरर, बड़ी गलती है टाइप 2 एरर। समझ रहे हो बात को, छोटी गलती टाइप 1 एरर, बड़ी गलती टाइप 2 एरर, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। तो एरर हो गया। एरर के बाद में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर्स को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड एरर्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड एरर्स को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर्स में आपने मेरे हिसाब से 3 एरर तो डेफिनेटली पढ़े ही हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n है। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल वेरिएंस क्या है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज हैं, थ्योरी का उसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपने पढ़ा जरूर है, तो उसके फॉर्मूलाज हम आपको फॉर्मूला वाली वीडियो में बताएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर आपने पढ़े हैं और इसके क्वेश्चंस भी आपने करे हैं, है ना। और स्टैंडर्ड एरर के बाद में आपने मेरे हिसाब से पढ़ा हुआ है टेस्टिंग का फॉर्मूला। तो देखो ये टेस्टिंग के फॉर्मूले में ना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जो टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो टी टेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें आपको रूट n-1 ही यूज करना है ना। एक्स बार माइनस में म्यू के डिनोमिनेटर में s के साथ में रूट n-1 आएगा, n यूज नहीं करना है। एन यूज तब करते हैं जब लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। लार्ज सैंपल टेस्ट जेड टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं आना है, आपके एग्जाम में स्मॉल सैंपल टेस्ट आना है, टी टेस्ट आना है। तो रूट n-1 हमें यूज करना है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में ये हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे रूट में n-1 या फिर रूट में n, तो भाई रूट ऑफ n-1 आपको यूज करना है, ठीक है भाई। रूट ऑफ n-1 यूज होगा, रूट ऑफ n नहीं यूज होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलती मत करके आइएगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि मैंने कहा है कि n-1 करो, आप अड़े हुए हो कि हम n यूज करके आएंगे, तो टेंशन मत लेना। इसके ऊपर लास्ट ईयर भी केस फंसा था, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों के नंबर बढ़वाए थे, आपके भी बढ़वा देंगे, टेंशन मत लेना आप। और सीबीएसई मुझे लगता है कि सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करेगी, सीबीएसई को पता चल गया है कि रूट n-1 यूज होता है। सीबीएसई ने अपना गलती मान के ही बच्चे का नंबर बढ़ाया था, तो टेंशन मत लेना आप, 100% आपको
रूट n माइनस वन ही यूज करके आना है, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, ये रूट n माइनस वन ही आपको यूज करना है, भूलिएगा मत आप, ठीक है। टी टेस्ट के अंदर जो n माइनस वन n में अपना थोड़ा चलता है, तो n माइनस वन आपको यूज करना है, ओके, याद रखोगे, वेरी गुड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो और इसमें आपने क्या थ्योरी पढ़ा था, टी टेस्ट हो गया, डिफरेंस डिफरेंस हो गया, ये सब हो गया, तो मेरे हिसाब से और कुछ तो नहीं है ना। बाकी फॉर्मूलाज डेफिनेटली आपको फॉर्मूला वीडियो में बताएंगे, टेंशन मत लेना आप, 100% बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अभी ये थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन, और आप कह सकते हैं कंसेप्ट वीडियो है कि ये कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, यस हाँ हमने पढ़े हुए हैं, बस ये आपको रिवाइज मारना है, हाँ हमने ये सब कहानियां पढ़ी हुई हैं, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें, ठीक है भाई। यूनिट 5 के बाद यूनिट 6, तो यूनिट 6 की थ्योरी, टाइम सीरीज की थ्योरी। तो टाइम सीरीज की थ्योरी में सबसे पहले कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई, कंपोनेंट पे ही टाइम सीरीज का क्वेश्चन बनता है, तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज डेटा, ठीक है भाई, टाइम सीरीज डेटा जो आप कलेक्ट करोगे उसको किस कंपोनेंट में जाके फिट करोगे, तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज 4 टाइप होते हैं, टी सी आई एस, ठीक है भाई, टी सी आई और एस, ये हमने नाम डाला हुआ है इसका, टी सी आई और एस। टी का मतलब है सिंपल सा ट्रेंड, ठीक है ना, टी का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा ट्रेंड है, ठीक है भाई, ट्रेंड कौन सा है, सेक्युलर ट्रेंड है ये, ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, सेक्युलर ट्रेंड है। सी क्या है, साइक्लिकल ट्रेंड, ठीक है, जो पूरा बिजनेस साइकिल रिपीट करे, साइक्लिकल ट्रेंड। आई क्या है, इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है ना, इरेगुलर वेरिएशन जो होगा, इरेगुलर ट्रेंड जो होगा वो। और एस क्या है, सीजनल वेरिएशन, ठीक है ना, सीजनल ट्रेंड, और वी कैन से सीजनल वेरिएशन, ठीक है, तो साइक्लिकल ट्रेंड और यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है भाई। इनके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने डेफिनेटली एमसीक्यूज में देखा भी होगा, आपको कुछ कंडीशन गिवन रहता है, तो वो वाला कंडीशन इस कंपोनेंट में से कहाँ पे जाएगा वो आपको देखना होता है, तो कंडीशन को रीड करके अगर आपको फीलिंग आती है कि पूरा बिजनेस साइकिल रिपीट हो रहा है, डिप्रेशन है, सक्सेशन है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ठप हो गया, पूरा एक बिजनेस साइकिल रिपीट होता है, तो आपका वो बिजनेस साइकिल साइकिल का ट्रेंड में आता है। मैंने जितने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं वो आई और एस में आते हैं, इरेगुलर ट्रेंड और सीजनल ट्रेंड। होली पे रंगों का सेल का इंक्रीज हो जाना सीजनल ट्रेंड है, दिवाली पे गोल्ड्स का, ज्वेलरी का सेल का इंक्रीज हो जाना आपका सीजनल ट्रेंड है, हर साल ऐसा होगा। क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री का सेल का इंक्रीज हो जाना, तो वो आपका सीजनल ट्रेंड है, हर दिसंबर में ऐसा ही होगा। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की सेल का इंक्रीज हो जाना, तो आपका अगेन सीजनल ट्रेंड होगा। अचानक से एक वेव आया किसी कंट्री में और उसकी वजह से कुछ नंबर ऑफ डेथ हो गया, तो वो इरेगुलर है, अचानक से आया, अब हर साल थोड़ी आएगा, अचानक से आया, बिल्कुल अचानक से, है ना। कोविड आया था तो अचानक से आया था, अब चला गया है, तो कोविड की वजह से नंबर ऑफ डेथ हुआ है, तो अचानक आया, अचानक से डेथ हो गया है, तो वो इरेगुलर ट्रेंड है। अचानक से फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, अचानक से फैक्ट्री में चोरी हो गई, ठीक है ना, और उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, फैक्ट्री के वर्कर हड़ताल करके बैठ गए हैं, स्ट्राइक करके बैठ गए हैं, तो अचानक से स्ट्राइक हो गई है, तो इरेगुलर ट्रेंड है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई और एस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन सा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये वाला है, ठीक है ना, बाकी सारे शॉर्ट टर्म है, ये वाला लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब इस ट्रेंड को मेजर करने के लिए मोर देन 1 ईयर का पीरियड होना चाहिए, तो स्टेटमेंट को रीड करके पता चले कि भाई ये डेटा कलेक्शन जो है 1 साल से ज्यादा का कलेक्ट हो रखा है, मतलब मिनिमम 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर से ज्यादा का समय इस डेटा को कलेक्ट करने में लगेगा, तो वो आपका सेक्युलर ट्रेंड में आएगा, ठीक है भाई। तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में ये 4 वैल्यूज रहती हैं। सेकंड आता है इसके अंदर मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है ना भाई, क्या आता है, मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो दो तरह के मॉडल होते हैं भाई, ठीक है, दो तरह के मॉडल है, एडिटिव मॉडल है एक तो, ठीक है ना भाई, एडिटिव मॉडल है, और एडिटिव मॉडल के साथ में आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, ठीक है, दो ही तरह के मॉडल आपको पढ़ने हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल कहता है कि इन 4 कंपोनेंट को ऐड कर दो, टी प्लस सी प्लस आई प्लस एस कर लो, समझ रहे हो बात को भाई। और मल्टीप्लिकेशन कहता है कि मल्टीप्लाई कर लो, टी इंटू सी इंटू आई इंटू एस कर लो, बात खत्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की प्रॉपर्टी क्या है, तो 4 कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना।
एडिटिव मॉडल की प्रॉपर्टी क्या है? तो 4 कंपोनेंट को ऐड करना। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई। तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज पे कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है, या सिचुएशन दे के पूछेंगे कि कौन सा कंपोनेंट के अंदर वो सिचुएशन ऐड होगा ना, इनमें इन कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। या ये दो मॉडल पे आ जाएगा। ठीक है, ये दो मॉडल पे आएगा। बाकी आपने मैथड्स पढ़ा था, मैथड्स आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में चला जाता है। ठीक है ना, मेथड्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में चले जाते हैं। मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, नहीं, मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा के मेथड्स क्या क्या बनेंगे। तो ये मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा जो है ये आपका थ्योरी पोर्शन में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन में चला जाएगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज मेथड। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेथड ऑफ लीस्ट को डेफिनेटली पढ़ के जाना। मूविंग एवरेज मेथड को ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा तो है ना, आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज करने की नीड नहीं है। मूविंग एवरेज मेथड को उसको करने में समय लगता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड काफी बढ़िया मेथड है, उसको करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना है और चॉइस में आएगा। ठीक है, चॉइस में आएगा तो करके जाइएगा। ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ पे नाम मेंशन कर दूं। एक तो मूविंग एवरेज मेथड हो गया और साथ में लीस्ट स्क्वायर मेथड हो गया। ठीक है, साथ में हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड हो गया। तो ये दो हमारे मेथड हैं। ठीक है ना, मेथड मॉडलो कंपोनेंट, सिंपल एकदम। ठीक है, फिर भाई यूनिट 7 की बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक है उनके फॉर्मूलाज पे ध्यान रखना है ना। परपेचुटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं परपेचुटी, आर बाई आई, आर प्लस आर बाई आई। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला, ईएमआई का फॉर्मूला, सीएजीआर का फॉर्मूला, रिटर्न्स का फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, कुछ थ्योरी इसके अंदर नहीं है। सीएजीआर का फुल फॉर्म, ईएमआई का फुल फॉर्म, ईएमआई का डेफिनेशन, सीएजीआर का डेफिनेशन आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है ना, डेफिनेशन सीएजीआर क्या होता है अपनी लैंग्वेज में बता के लिख देना। सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, इट शो द एनुअल ग्रोथ रेट, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लंबे समय से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है और रिटर्न्स आपने कमाई हैं, कुछ प्लस हुआ कुछ माइनस हुआ, तो ओवरऑल कंप्लीट एक एवरेज रिटर्न जो निकल कर आएगा उसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोल देंगे। सिमिलर में ईएमआई का डेफिनेशन, ईएमआई क्या होता है, तो इफ यू go to market and purchase item on monthly basis payment then it is called the EMI। ऐसे करके सिंकिंग फंड, आपकी कंपनी या आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के खर्चे को ध्यान में रखते हुए आज से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेट इज नोन एज अ सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड की कैटेगरी में आ जाएगा। परपेचुटी, अगर आपको कोई इनकम हमेशा के लिए, मतलब कि आपकी लाइफ तक आपको रिसीव होगा या आपको पे करना है, डेट इज नोन एज अ परपेचुअल इनकम। तो परपेचुअल इनकम का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए एट द एंड, एट द बिगिनिंग, आर बाई आई, आर प्लस आर बाई आई। तो वो सारा फॉर्मूला इसके अंदर है, कुछ थ्योरी नहीं है इसके अंदर, फॉर्मूलाज हैं सारे। ठीक है ना, और वो मैंने आपको रिवाइज तो करा ही दिए, कंसेप्ट मैंने सारे रिवाइज करा दिए, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये सब आपने इसके अंदर पढ़ा हुआ है। देन यूनिट 8 की बात करते हैं तो एलपीपी। एलपीपी के अंदर यार आपको कुछ थ्योरी देखना नहीं है। एलपीपी के अंदर कुछ थ्योरी पोर्शन में बस एक मुझे लगता है कि आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट है। तो आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट में सिंपल सी बात यह है कि आपसे पूछेंगे कि आइसो कॉस्ट में जो कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो कौन सी लाइन के अकॉर्डिंग आती है। तो आइसो कॉस्ट में आइसो कॉस्ट लाइन के अकॉर्डिंग आंसर आता है। और आइसो कॉस्ट लाइन का मूवमेंट कैसे होता है, तो पैरेलल मूवमेंट होता है। आइसो कॉस्ट लाइन जब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो नियरेस्ट टू ओरिजिन होनी चाहिए। ठीक है, नियरेस्ट टू ओरिजिन, मूवमेंट पैरेलल है और लाइन का नाम है आइसो कॉस्ट लाइन। सिमिलर वे में आइसो प्रॉफिट में आइसो प्रॉफिट लाइन, इस लाइन का नाम होगा, मूवमेंट वैसी सिंपल पैरेलल पैरेलल मूवमेंट होगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा वो फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन की लाइन से निकल के आएगा। ठीक है ना, जो आंसर निकल के आएगा हमारे इनइक्वालिटी का, जो एलबीपी का कंफर्म आंसर बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जिस पॉइंट पे आएगा वो वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से फारदेस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड में। बाकी जो इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपको पूरा कंप्लीट ग्राफ बना के क्वेश्चन सोल्व करना है, वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा आपकी किस्मत कैसी है। केस स्टडी में आया तो 4 मार्क्स में रहेगा, सिंपल क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स में रहेगा। और एलपीपी से एक आपका सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाला, जिसके अंदर सिंपल इक्वेशन ही आपको बनानी होती हैं,
तो जनरेट एलपीपी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन को रीड करना है, कांस्टेंट बनाने हैं, बात खत्म। और इसके अंदर कुछ थ्योरी पोर्शन है नहीं, थ्योरी सिर्फ आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट है, वो मैंने आपको बता दिया। आइसो कॉस्ट की लाइन का नाम आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो प्रॉफिट लाइन का नाम आइसो प्रॉफिट लाइन। आइसो प्रॉफिट में जो पॉइंट है, प्रॉफिट का जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन से सबसे दूर होगा। और आइसो कॉस्ट लाइन में जो पॉइंट होगा ओरिजिन के नजदीक होगा। एंड आइसो प्रॉफिट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन का मूवमेंट कैसे होगा, तो पैरेलल मूवमेंट होगा। ठीक है, भी पैरेलल मूवमेंट होता है। तो यही पूरा आपके सिलेबस का थ्योरी है। सारे कंसेप्ट आपको याद आगे होंगे कि हाँ हमने ऐसे 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 कहानियां पढ़ी हैं। बात रही फॉर्मूला की, तो वो सारा फॉर्मूला एक साथ आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। 1000% आपको बता देंगे सभी के सभी फॉर्मूलाज, एक ही वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूलाज बता देंगे, रिवाइज भी करा देंगे दोबारा से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको फॉर्मूला वाले वीडियो में वो पॉइंट कवर कर दूंगा। ठीक है ना, फॉर्मूला सारे लिखवाऊंगा और फिर सारा एक साथ, अगर कुछ इस वीडियो का पोर्शन कुछ रह जाएगा आपके हिसाब से कुछ रह गया है तो उस वाली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप मुझे एक बार बताइए ज़रूर। ठीक है भाई, ये वाली वीडियो आप अभी सुबह देख रहे हैं ना, तो अभी तो मैं स्कूल में होऊंगा, तो स्कूल से आके आपके कमेंट्स देख लूंगा मैं कि अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया है, तो शाम को फिर फॉर्मूला वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात, कल मतलब शाम को मुलाकात करेंगे आपसे फॉर्मूला वाले वीडियो में। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।